गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इसके अंतर्गत अपन ने समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ या परिभाषा के बारे में पढ़ा है। इसके बाद अपन ने समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। फिर समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या क्या है, क्योंकि अपन कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका महत्व भी होना चाहिए, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। इसके बाद आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है या कोई भी सिद्धांत होता है या कोई भी परिभाषा होती है, कोई भी अपन जो चीज़ पढ़ते हैं उसमें कोई ना कोई कमियां भी पाई जाती है। तो कौन कौन सी कमियां होती है समष्टि अर्थशास्त्र में, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट है आपका समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़कर समष्टि अर्थशास्त्र में जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। यह आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की पहली कमी मानी जाती है कि समष्टि अर्थशास्त्र में जो है जोड़कर जो परिणाम निकाला जाता है ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल मानी जाती है। उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में आपको पहले बताया गया है ये पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। तो इसमें अर्थव्यवस्था में एक ही वस्तु तो उत्पादित नहीं की जाती है, इसमें तो बहुत सारी वस्तुएं उत्पादित की जाती है। तो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आंककर उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती है, तो कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में हुई है। इसके अलावा सामान्य मूल्य स्तर का पता लगाने के लिए दो उपभोक्ता सूचकांक होते हैं। एक तो होता है आपका थोक मूल्य सूचकांक और एक होता है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब थोक मूल्य सूचकांक में क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक में जो वस्तु थोक मूल्य पर बड़ी मात्रा में खरीदी जाती है तो वहाँ पर उस वस्तु की कीमत थोड़ी कम होती है, जबकि जो वस्तु कम मात्रा में खरीदी जाती है, जो उपभोक्ता खरीदता है वो थोड़ी वस्तु कम खरीदता है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो इसके अलावा थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ भार निर्धारण की भी बात आती है, क्योंकि जो लीटर वाली वस्तुएं होती है, लिक्विड वाली वस्तुएं जो लिक्विड वाली वस्तुएं होगी वो आपके लीटर में होती है। कपड़ा सेंटीमीटर और मीटर में होता है। अनाज या दालों की बात करते हैं अपन तो केजी में, क्विंटल में, इनमें आती है। तो इस प्रकार बड़ी मात्रा में जो है जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल मानी जाती है। पहले इसकी सीमा यही होती है। दूसरी सीमा की अगर अपन बात करते हैं तो वो होती है भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय। भ्रमात्मक का मतलब होता है गलत। भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय, यह आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी कमी मानी जा सकती है। आप इसको कमी भी कह सकते हो या आप इसको जो है सीमा भी इसके अंतर्गत आ सकता है। सांख्यिकी विधियों का अगर पूर्णतया से कोई व्यक्ति परिचित नहीं होता है तो कभी कभी समग्र राशि को देखकर भी गलत परिणाम भी निकाले जा सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं अपन, कृषिगत पदार्थ जो हैं, कृषिगत पदार्थ उनकी कीमत घट गई। कृषिगत पदार्थ की कीमत घट गई और औद्योगिक पदार्थ जो कि उद्योगों में बनाया जाता है उस पदार्थ की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। औद्योगिक पदार्थ की कीमत बढ़ गई। इस स्थिति में कृषिगत पदार्थ की स्थिति कम होने और औद्योगिक पदार्थ की कीमत ज़्यादा होने पर
स्थिति कैसी रहेगी? स्थिर ही मानी जाएगी। अब कृषिगत पदार्थ जो बनाए, औद्योगिक पदार्थ जो बनाया जाता है वो कृषि से तो बनाया जाता है, लेकिन कृषिगत पदार्थ की कीमत घट रही है, लेकिन वही वस्तु जाकर फैक्ट्री में बन रही है या उद्योग में जाकर बन रही है। हो सकता है कि बिजली महंगी हो, इसके अलावा मजदूर जो है महंगे हो, इसके अलावा जो और भी लागत लगाई जा रही है, मशीनें वगैरह जो है महंगी है, जिससे ऑटोमेटिकली इसकी कीमत कम होने पर और औद्योगिक पदार्थ की कीमत ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति में जब ये देखा जाता है कि स्थिति आपकी स्थिर है, और जब स्थिति स्थिर होगी तो इसमें ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन सी क्षेत्र की कौन सी स्थिति है, कि कृषिगत पदार्थों के भाव कम और औद्योगिक पदार्थों के भाव ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय होता है। तो इसके लिए सांख्यिकी विधियों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, और हर एक व्यक्ति को सांख्यिकी विधियों का ज्ञान नहीं होता है, जिससे वो गलत डिसीजन भी निकाल सकता है। दो कमियां होने के बाद थर्ड कमी जो है, विशाल इकाइयों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाइयाँ। विशाल इकाइयों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाई। अब अपने को पता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो जो विशाल इकाइयाँ होती है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गई, राष्ट्रीय उपभोग हो गया, कुल बचत हो गया, कुल विनियोग हो गया, आर्थिक विकास की वार्षिक दर हो गई, सामान्य मूल्य स्तर हो गए, इन सबको लक्ष्य के अनुसार प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है। भारत जैसे देश में तो कई प्रकार के प्राकृतिक तत्व आते हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, अकाल आ जाती है, भूकंप आ जाता है। अब मान लो सरकार के द्वारा इस साल ये लक्ष्य रखा गया कि उत्पादन को बढ़ाना है और पिछले साल से 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ाना है, 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ाना है। लेकिन क्या हुआ कि इस साल जो है बारिश कम आई, अकाल पड़ गया, तो जितना सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, और जब लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा तो उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा, उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा तो लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, आय नहीं बढ़ेगी तो मांग नहीं बढ़ेगी, और मांग नहीं बढ़ेगी तो रोजगार भी नहीं बढ़ पाता है। इस प्रकार विशाल इकाइयों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने में भी कठिनाई आ जाती है। ये समष्टि अर्थशास्त्र की आपकी 3 कमियां थी या 3 सीमाएं थी, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है समष्टिगत विरोधाभास, जिसको जोड़ संबंधी भ्रम भी कहा जाता है। समष्टिगत विरोधाभास कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज अपन थोड़ा सा विस्तृत रूप में करेंगे, क्योंकि ये कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समष्टि मूलक विरोधाभास, या इसको जोड़ संबंधी भ्रम के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि समष्टि मूलक विरोधाभास या जोड़ संबंधी भ्रम किसे कहते हैं। तो समष्टि मूलक विरोधाभास प्रोफेसर के.ई. बोल्डिंग ने समष्टि मूलक विरोधाभास का उल्लेख किया था। किसने किया था? के.ई. बोल्डिंग ने। इन अर्थशास्त्री ने जो है समष्टि मूलक विरोधाभास का उल्लेख किया था। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो बात कुछ व्यक्तियों के लिए या कुछ अंश के लिए सही होती है, अगर उसको समस्त राष्ट्र पर लागू किया जाए तो वो गलत सिद्ध हो सकती है। इसे ही समष्टि मूलक विरोधाभास जो है कहा जाता है। इसके उदाहरण इन्होंने बताए हैं कि जैसे बचत की अपन बात करते हैं, बचत करना बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो आय में से जब अपन उपभोग माइनस कर देते हैं तो ये आपका बचत आ जाती है। अब बचत एक व्यक्ति करता है, सब व्यक्ति करते हैं या मोस्टली कुछ व्यक्ति करते हैं, तो वो सही मानी जाती है, क्योंकि आय में से जब आप उपभोग कम करोगे तो ही तो बचत ज़्यादा होगी। अगर आय में से उपभोग ज़्यादा करोगे तो आपकी बचत कम हो जाएगी। तो कुछ व्यक्तियों के लिए बचत सही मानी जाती है, लेकिन अगर समस्त राष्ट्र बचत करने लग जाता है, समस्त
राष्ट्र अगर बचत करने लग जाता है, बचत ज़्यादा होगी तो उपभोग ऑटोमेटिकली कम होगा, और उपभोग कम होगा तो मांग क्या होगी, कम होगी, और मांग कम होगी तो उत्पादन को भी कम करना पड़ेगा, और जब उत्पादन कम करना है तो अर्थव्यवस्था में छंटनी करनी पड़ेगी और व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। और ख़ासकर मंदी की दशा में तो इसका बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मंदी की स्थिति में लोगों के पास वैसे ही पैसा नहीं होता है, मांग कम होती है, और ज़्यादा लोग बचत करेंगे तो इसका अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसको, ये बचत वाला जो उदाहरण है, इसको बचत का विरोधाभास कहकर भी पुकारते हैं, बचत का विरोधाभास। इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बचत का विरोधाभास क्या है, समझाइए। तो इसमें अपने को यही बताना है। इस प्रकार प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं कि जो बात कुछ व्यक्तियों के लिए सही लागू होती है, अगर समस्त राष्ट्र उस बात पर करने को तैयार हो जाए तो वो देश के लिए लाभकारी की जगह अलाभकारी सिद्ध होने लग जाती है। इसमें कुछ आप 2-3 उदाहरण और भी दे सकते हो। जैसे अपन बैंकों की बात करते हैं, बैंक का क्या काम है, बैंक का काम है जमा को स्वीकार करना और ऋण देना, ये दोनों ही काम बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ये मेन काम होते हैं बैंक के, वैसे और भी बहुत सारे काम होते हैं लेकिन मेन काम ये 2 माने जाते हैं। अब बैंकों में जो ऋण दिया जाता है वो जमा के आधार पर ही तो दिया जाता है, जमा के आधार पर दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या कुछ व्यक्ति बैंक से पैसा निकालने जाए तो बैंक आराम से दे सकता है, लेकिन सभी व्यक्ति एक साथ पैसा निकालने के लिए जाए तो बैंक पैसा देने में असमर्थ हो जाएगा। यह भी जो है आपका समष्टिमूलक विरोधाभास के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण आप ये भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि यदि एक किसान की पैदावार अधिक अच्छी हो जाती है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि उसकी आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी तो मांग भी बढ़ेगी। इसके बाद अगर सभी लोगों की उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो पूर्ति मांग से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इससे कृषक की आमदनी बढ़ने की जगह क्या होगी, घटने लग जाएगी। इस प्रकार आप समष्टिमूलक विरोधाभास में जो है 2 या 3 एग्जाम्पल दे सकते हो। ये आपका समष्टिमूलक विरोधाभास हुआ। अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप लिख सकते हो, यदि समस्त राष्ट्र, या इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक व्यक्ति, ठीक है चलो कोई बात नहीं, समष्टिमूलक विरोधाभास यही हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं समष्टिमूलक विरोधाभास होने के बाद अब अपन बात करते हैं कि मैडम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये दोनों अर्थशास्त्र आपने पढ़ाए हैं, तो इसमें से व्यष्टि अर्थशास्त्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या समष्टि अर्थशास्त्र इम्पोर्टेंट है? इसमें प्रोफेसर गार्डने एकर ने जो है इनके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों के बीच में कोई सुनिश्चित रेखा, या अपन रेखा की बात करते हैं तो सुनिश्चित रेखा खींचना कठिन हो जाता है, क्योंकि सार्थक परिणामों पर पहुंचने के लिए समष्टिमूलक समस्याओं का समाधान समष्टिमूलक उपकरणों के द्वारा और व्यष्टिमूलक समस्याओं का समाधान व्यष्टिमूलक उपकरणों के द्वारा ही हो सकता है। इस प्रकार हमें दोनों को ही तवज्जो देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है या समष्टि अर्थशास्त्र। इसके मत में सैमुअलसन और जो नॉर्डहाउस है उन्होंने ये कहा है, वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, ये दोनों ही अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्धशिक्षित हैं। कहने का मतलब सैमुअलसन और नॉर्डहाउस कहते हैं कि हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी अध्ययन आवश्यक है और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन भी आवश्यक है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को निर्धारित करने के लिए करना चाहिए और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में जो मूलभूत अंतर है उसे हम भुला नहीं सकते। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र की आपकी सीमाएं 3 हो जाती है। इसके बाद आपका समष्टिमूलक विरोधाभास हो जाता है और अपन अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, तो आप इसके बारे में आराम से बता सकते हो कि व्यष्टिमूलक समस्याओं का समाधान व्यष्टिमूलक उपकरणों के द्वारा और समष्टिमूलक समस्याओं का समाधान समष्टिमूलक उपकरणों के द्वारा किया जाना होता है। इस वजह से दोनों ही अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। यह आपका फर्स्ट टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय जो है खत्म हुआ। इसके बारे में अपने कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें
सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बनेगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। छोटे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे इस टॉपिक में, आपके बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन बनेगा समष्टि अर्थशास्त्र का की दो कमियां बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र की दो कमियां बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका समष्टि मूलक विरोधाभास या जोड़ संबंधी भ्रम को समझाइए। एक क्वेश्चन इसी से आधारित बन सकता है, बचत का विरोधाभास। बचत का विरोधाभास बचत का विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। ये आपके समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें ये आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र की 2 कमियां या 3 कमियां बताइए। समष्टि मूलक विरोधाभास या जोड़ संबंधी भ्रम को समझाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो इसी से निकल कर आता है, जिसे बचत का विरोधाभास जो है किसे कहते हैं, या इसको स्पष्ट कीजिए। तो ये वाली बातें जो है आपके फर्स्ट टॉपिक में क्लियर होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन सेकंड वाला करेंगे वो आय का वृत्ताकार प्रवाह करेंगे। तो आय के वृत्ताकार प्रवाह के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा।